लेकिन ये सब नौजवान लड़कों पर मबनी थी। बूट पॉलिश करने वाले, छोटे चाय खानों में बैरागिरी करने वाले, बार और होटलों में प्लेटें धोने वाले, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल टैंक फिल करने वाले और इसी किस्म के छोटे मोटे कामों में मसरूफ रहने वाले लड़के उसके मुखबिर थे, जो मामूली सी रकम के एवज उसे मालूमात मुहैया करते रहते थे। और चार्ली यहाँ होटल में बैठे बैठे इन मालूमात को इधर उधर फरोख्त करके हजारों रुपए कमा लेता था। तुम टाइगर के दोस्त हो, इसलिए तुमसे सिर्फ 1,000 रुपये लूंगा, वरना कोई और होता तो 5,000 से कम में बात न करता। चार्ली ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मालूमात दुरुस्त होनी चाहिए। टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा और उसने जेब से नोटों की एक गड्डी निकालकर और उसमें से 10 नोट खींचकर उसने चार्ली के हवाले कर दिए। चार्ली ने नोट लेकर उन्हें जेब में डाल लिया। मिस्टर राका, तुम नए आदमी हो, इसलिए तुम्हें माफ़ किया जा सकता है, वरना आज तक चार्ली को कोई चैलेंज नहीं कर सका। चार्ली 100% दुरुस्त मालूमात मुहैया करता है, समझे? आइंदा ऐसे अल्फाज मुंह से ना निकालना। अब बोलो, कहाँ मिलोगे? फ़ोन नंबर बता जाओ ताकि तुम्हें मालूमात मुहैया कर दी जाए। चार्ली ने संजीदा लहजे में कहा, मैं 1 घंटे बाद खुद यहीं आ जाऊंगा। टाइगर ने उठते हुए कहा और चार्ली ने सर हिला दिया। टाइगर तेज तेज कदम उठाता अर्ज बार से बाहर निकल आया। उसे पूरा यकीन था कि 1 घंटे बाद उसे मुकम्मल और सही मालूमात मिल जाएंगी। अब मसला था 1 घंटा गुजारने का। उसने मोटरसाइकिल उठाया और फिर वो निशात रोड की तरफ निकल गया। उसने सोचा कि वो खुद एक नज़र राना हाउस को देख ले। राना हाउस के करीब पहुंचकर उसने मोटरसाइकिल एक साइड पर रोका और फिर पैदल चलता हुआ राना हाउस के सामने से गुजरा। इमारत का सामने का हिस्सा बुरी तरह तबाह हो चुका था। हर तरफ मलबे के ढेर नजर आ रहे थे। 2 पुलिस वाले अभी तक गेट के करीब मौजूद थे। वो राना हाउस का सरसरी जायजा लेता हुआ आगे बढ़ता गया। काफी फासले पर पहुंचकर सड़क क्रॉस करता हुआ दूसरी साइड पर चलता हुआ वापस मुड़ा ही था कि अचानक ठटक कर रुक गया। वो तेजी से एक सुतून की आड़ में हो गया। उसने कैफे रुबात की सीढ़ियों पर चार्ली को एक आदमी से बात करते हुए देखा। वो दोनों इस तरह सरगोशियों में बात कर रहे थे जैसे कोई खास बात हो रही हो। टाइगर चार्ली को देखकर ठनका था, क्योंकि वो चार्ली को अर्जबार में छोड़कर आया था और वो जानता था कि सिवाय किसी खास मकसद के चार्ली कभी बाहर ना निकलता था। चूंकि उसकी सब पार्टियां उसे अर्जबार में ही मिलती थी। चार्ली जिससे बातें कर रहा था, टाइगर उसे अच्छी तरह जानता था। ये मास्टर टोनी गैंग का इंचार्ज बालम था। इंतहाई खतरनाक किस्म का बदमाश था और शहर में उसका खासा असर था। टाइगर उस सुतून की आड़ से निकला और फिर आहिस्ता आहिस्ता खिसकता हुआ आगे बढ़ता गया और फिर वो उन दोनों से चंद कदम के फासले पर रुक गया। वो मेरे पास पहुंचेगा तो मैं सर पर हाथ रखकर इशारा कर दूंगा, लेकिन तुमने वहां उस पर हाथ नहीं डालना, क्योंकि इस तरह मेरी इज्जत खराब होगी। चार्ली ने बालम से कहा, तुम्हें पूरा यकीन है कि वही टाइगर है? ऐसा ना हो कि हम किसी और आदमी को पकड़ लें। बालम ने कहा, मैं उसकी आंखों को पूरी तरह पहचानता हूँ, तुम फिक्र न करो। चार्ली ने सर हिलाते हुए कहा, ओके, ठीक है, बालम ने कहा और चार्ली सर हिलाता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतरा और फिर एक तरफ खड़ी हुई टैक्सी में बैठ गया। टैक्सी उसके बैठते ही तेजी से आगे बढ़ गई। बालम उस वक्त तक वहीं खड़ा रहा जब तक टैक्सी आगे न बढ़ गई। फिर वो वापस मुड़ा और कैफे के अंदर चला गया। टाइगर उनकी गुफ्तगू सुनकर हैरान रह गया। वो दोनों उसी के मुतालिक बातें कर रहे थे, लेकिन क्या वो पार्टी जिसको वो तलाश कर रहा है बालम के साथ है? इसका इम्कान तो हो सकता था, क्योंकि कैफे रुबात राना हाउस के सामने है, लेकिन यही बात उनके खिलाफ भी जाती थी। या फिर ऐसा हो सकता है कि बालम वगैरह ने टाइगर की तलाश के लिए चार्ली से बात की हो, लेकिन क्यों बात कुछ पल्ले न पड़ रही थी। उसने सोचा कि चार्ली के पास जाने से पहले वो बालम को क्यों न टटोल ले, ताकि बात पहले ही वाजे हो जाए। यही सोचकर उसने कदम आगे बढ़ाने का इरादा किया ही था कि अचानक उसके बाजू पर किसी ने हाथ रख दिया और टाइगर तेजी से मुड़ा और दूसरे लम्हे उसकी आंखें हैरत से फैलने लगी, क्योंकि उसके सामने एक मल्ला खड़ा हुआ था। तुम्हारा नाम टाइगर है? मल्ला ने आहिस्ता से कहा। तुम कौन हो? टाइगर ने उसे गौर से देखते हुए कहा, मैंने चार्ली और बालम की बातें सुन ली हैं। तुम चार्ली के पास गए थे कि राना हाउस पर हमला करने वाली पार्टी का पता चले, जबकि बालम तुम्हारी तलाश में था। उसने चार्ली को पहले ही कहला भेजा था कि जैसे ही टाइगर का पता चले उससे इत्तला दी जाए। चुनांचे चार्ली ने तुम्हें 1 घंटे का कहा और फिर वो खुद यहाँ आ गया। मुझे खतरा था कि जब तुम राना हाउस के सामने से गुजर रहे थे उस वक्त ये दोनों बाहर ना आ जाए, चुनांचे मैंने उन्हें चंद लम्हों के लिए उलझा दिया था। मल्ला ने कहा और टाइगर हैरत से आंखें फाड़े रह गया।
वो सोच भी ना सकता था कि एक अजनबी इस कदर वाकिफ भी हो सकता है। सुनो, तुमने चार्ली के पास जाना है। वहां से बालम के आदमी तुम्हें अगवा करके कहीं ले जाएंगे। तुमने अगवा हो जाना है, जरूरी है, मल्ला ने कहा। और उसके आखिरी अल्फाज सुनते ही टाइगर बुरी तरह उछला। इमरान साहब, आप? टाइगर ने कहा, हाँ, मैं यहाँ आया था। मुझे अचानक ख्याल आ गया कि शायद कैफे रुबात में से किसी ने हमलावरों को देखकर पहचान लिया हो, क्योंकि कैफे सामने है। और फिर मैं जानता था कि इस कैफे का ताल्लुक मास्टर टोनी ग्रुप से है। यहाँ पहुंचकर अभी मैं किसी को टटोलना चाहता था कि मैंने चार्ली को बालम से बात करते देखा। चार्ली को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, चुनांचे में मशकूक हुआ। मैंने उनकी बातें सुनी, सारी बात सामने आ गई। मास्टर टोनी ग्रुप ही असल पार्टी है। अब वो शायद मुझे तलाश करने के लिए तुम्हारा सहारा ले रहे हैं। मैंने तुम्हें राना हाउस के सामने देख लिया था, इसलिए मैंने उन्हें जरा सा उलझाकर पिछले सिम से घुमाकर इधर आ गया था। इमरान ने इस बार असल आवाज में उसे समझाते हुए कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। वैसे आप कहें तो मास्टर टोनी को बराह रास्त टटोला जाए। टाइगर ने कहा, उसके जिस्म पर गोश्त बहुत कम है, टटोलने की जरूरत नहीं है। मुझे उनसे ज्यादा अरसलान और उसके साथियों की फिक्र है। वैसे मास्टर टोनी गायब है, वरना मैं उसी पर हाथ डालकर उनका पता उगलवा लेता, इमरान ने कहा। और टाइगर के सर हिलाते ही इमरान वापस मुड़ा और तेज तेज कदम उठाता उगवी गली में घुस गया। टाइगर सर हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। अब वो कैफे में जाने की बजाय सीधा अपनी मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ा जा रहा था। कैप्टन शकील और जूलिया कार में बैठे शहर में आवारागर्दी करते फिर रहे थे। जूलिया ने तकरीबन सभी मेंबर्स को अरसलान और उसके साथियों की तलाश पर मामूर कर दिया था, और वो दो दो की टुकड़ियों में बटे अलहदा अलहदा शहर का गश्त लगा रहे थे। जूलिया ने सबको हल्का मौत के सिलसिले में ब्रीफ कर दिया था, लेकिन सारा शहर घूमने के बावजूद अब तक उन्हें एक भी मशकूक आदमी नजर न आया था। मुझे हैरत तो इस बात पर होती है मिस जूलिया कि जो भी इस मुल्क में आता है सीधा जाकर इमरान से टकरा जाता है। कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा, इमरान दरअसल अब शैतान की तरह मशहूर हो चुका है। हम लोगों को तो कोई जानता नहीं, इसलिए वो इमरान का ही सहारा लेते हैं। जूलिया ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। वैसे इमरान जिस तरह इन अचानक हमलों से बच निकलता है, बाज़ औकात मुझे उस पर बेहद हैरत होती है। वरना अंधेरे के तीर की तरह अचानक किसी तरफ से चलाई जाने वाली गोली अच्छे अच्छों को लम्हों में ढेर कर देती है। कैप्टन शकील ने कहा, मैंने भी इस बात पर अक्सर गौर किया है, और मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि वो लोग इमरान के मुतालिक ऐसी बातें सुनकर आते हैं कि उनके जहन में इमरान की शक्ल व सूरत का कुछ और हेवला होता है, लेकिन इमरान जैसे मासूम और उल्लुओं जैसी शक्ल वाले नौजवान को देखकर उन्हें यकीन नहीं आता कि यही वो इमरान है। चुनांचे वो कन्फर्मेशन के चक्कर में पड़ जाते हैं। इस तरह इमरान होशियार हो जाता है। जूलिया ने कहा, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, यकीनन ऐसा ही होता होगा। हम अगर इमरान को ना जानते हो तो हम भी इमरान को देखकर इसी अंदाज में सोचे। कैप्टन शकील ने उसकी बात पर इस्बात में सर हिलाते हुए कहा, और फिर इससे पहले कि जूलिया कोई जवाब देती, कार के डैशबोर्ड से टू टू की आवाजें निकलने लगी। जूलिया ने तेजी से कार को साइड पर करना शुरू कर दिया, और फिर उसने एक साइड पर ले जाकर कार को रोक दिया और हाथ बढ़ाकर डैशबोर्ड के नीचे एक बटन दबा दिया। यस, जूलिया स्पीकिंग, ओवर। बटन दबाते ही जूलिया ने कहा, इमरान बोल रहा हूँ मिस जूलियाना फिटरवाटर। तुम्हारे बॉस ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ, ओवर। दूसरी तरफ से इमरान की चहकती हुई सी आवाज सुनाई दी, लेकिन किसी काम की बात के लिए बकवास की जरूरत नहीं, ओवर। जूलिया ने लहजे को बड़ा सख्त बनाते हुए जवाब दिया। अच्छा, जब जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लिया करो, मेरे पास वॉइस का स्टॉक ज्यादा है, ओवर। इमरान ने जवाब दिया। कॉल करने का मकसद बताओ, ख्वामा का वक्त ज़ाय मत करो, ओवर। जूलिया ने सरद लहजे में कहा। मकसद? हाँ, मकसद तो मैं भूल ही गया था। दरअसल बात यह है कि तुम्हारी मुतरनम घंटियों जैसी आवाज़ सुने अरसा हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो कुछ कानों को ही बहला लूं। अगर हो सके तो एक गाना ही सुना दो, ओवर। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा, और कैप्टन शकील जो जूलिया के साथ बैठा हुआ सब बातें सुन रहा था बेख्तियार हंस पड़ा। तुम इससे बात करो, वरना इसकी शैतानी गुफ्तगू का दायरा फैलता चला जाएगा। जूलिया ने बटन ऑफ करते हुए कैप्टन शकील से कहा, और फिर बटन ऑन कर दिया। हेलो इमरान साहब, मैं शकील बोल रहा हूँ। हम इस वक्त एक रोड साइड पर मौजूद हैं, और यहाँ ज़्यादा देर ठहरे तो ट्रैफिक पुलिस चेकिंग करने आ टपकेगी, इसलिए फरमाइए क्या हुक्म है, ओवर। कैप्टन शकील ने बड़े संजीदा लहजे में कहा।
अरे अब इतनी भी दीदा दलेरी अच्छी नहीं होती। क्या तुम्हारे फ्लैट, होटलों के कमरे, साहिलों पर बने हुए हेड्स, नेशनल पार्क के घने कुंज सब खत्म हो गए हैं जो तुम रोड साइड पर आदम के हो? कुछ तो खुदा का खौफ करो। ओवर। इमरान की चहकती हुई आवाज सुनाई दी और कैप्टन शकील तो हंस पड़ा। अलबत्ता जूलिया का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो इमरान की बात का मतलब अच्छी तरह समझती थी। अब खबरदार मुझे कॉल किया, ओवर एंड ऑल, जूलिया ने इंतहाई तेज लहजे में कहा और बटन ऑफ कर दिया। अरे अरे ट्रांसमीटर बंद ना करना। तुम ना सही, तुम्हारी आवाज ही सही, लेकिन ये तो बताओ कि तुम मौजूद कहाँ हो ताकि मैं उस साइड पर पुलिस की गश्त हटा दूं। ओवर। इमरान ने कहा, इमरान साहब, हम उन्हें तलाश कर रहे हैं जिन्होंने आप पर हमला किया था। ओवर। कैप्टन शकील ने मौजू बदलते हुए कहा, अच्छा, वाह, फिर तो मैं रात को चैन की नींद सो सकूंगा। वैसे कौन सा स्प्रे लेकर तलाश कर रहे हो? डीडीटी तो अब उन पर असर नहीं करती। ओवर। इमरान की चहकती हुई आवाज सुनाई दी। डीडीटी क्या मतलब? ओवर। कैप्टन शकील ने वाकई हैरान होते हुए कहा, भाई हमलावरों की बात कर रहे हो? बड़े ढीठ हमलावर हैं। रोजाना रात को भी करते आंट टपकते हैं, इतना काटते हैं कि सारा जिस्म सूज जाता है। वैसे एक बात है, अगर मैं दुबले लोगों को मोटा होने का ये नुस्खा बेचना शुरू कर दूं तो खूब धंधा चल निकले। ओवर। इमरान ने कहा और कैप्टन शकील के साथ साथ इस बार जूलिया भी बेख्तियार हंस पड़ी। इमरान की बातें ही ऐसी होती थी कि ना चाहने के बावजूद हंसी आ जाती थी। वो तो अरसलान और उसके साथियों की बात कर रहे थे और इमरान बात को मच्छरों की तरफ ले गया था। हंसी तो जाहिर है आनी ही थी। तो ठीक है, आपको ये धंधा मुबारक, हम तो अपना काम करें। ओवर। कैप्टन शकील ने हंसी रोकते हुए कहा, वाह, ये कैसे हो सकता है? अब मैं इतना भी बकील नहीं हूँ कि अपने साथियों को इतने बड़े मुनाफे से महरूम कर दूं। चुनांचे तुम जूलिया से कहो कि वो अपने सब साथियों को कॉल करके अर्जबार पहुंच जाए। टाइगर वहां एक बिजनेसमैन के मेकअप में जाएगा। उसकी खास निशानी ये है कि उसने सुर्ख फूलों और नीली जमीन वाली टाई बांध रखी है। वो अर्जबार में एक शख्स चार्ली से मिलेगा। फिर जब वो बाहर निकलेगा तो एक पार्टी उसकी बाहर मुंतजिर होगी। उसे अगवा करके कहीं ले जाएंगे। तुम सबने बड़े मोहतात अंदाज में उनका ताकुब करना है। ये लोग जरूरत से ज्यादा होशियार भी हो सकते हैं, इसलिए ताकुब इंतहाई एहतियात से होना चाहिए। जिस जगह टाइगर को ले जाया जाए उस जगह की मुकम्मल निगरानी जरूरी है। मैं जहाँ जरूरत पड़ी आप लोगों से आ मिलूंगा, समझ गए? फिर लंबा मुनाफा होगा और तुम सब इस मुनाफे में शरीक होगे। ओवर एंड ऑल, इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा और उसके साथ ट्रांसमीटर खामोश हो गया। जूलिया ने एक तवील सांस लेते हुए ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। तो इसका मतलब है टाइगर को इमरान ने चारे के तौर पर इस्तेमाल किया है। जूलिया ने कहा, वो इस किस्म के जाल बिछाया करता है, ये उसका मखसूस तरीक़ेकार है। कैप्टन शकील ने सर हिलाते हुए कहा और जूलिया ने हाथ बढ़ाकर अपने मेंबर्स की मखसूस फ्रीक्वेंसी सेट की और फिर बटन दबा दिया। वो उन्हें कॉल करने में मसरूफ हो गई ताकि इमरान की हिदायत के मुताबिक अमल कर सके। टाइगर बड़े मुतमईन अंदाज में अर्ज बार में दाखिल हुआ और सीधा चार्ली की मखसूस मेज की तरफ बढ़ गया। उसकी चाल में इत्मीनान था। हेलो अंकल, मेरे ख्याल में घंटा गुजर ही गया है, टाइगर ने चार्ली की मेज के करीब पहुंचते हुए मुस्कुराकर कहा और फिर इत्मीनान से कुर्सी पर बैठ गया। चार्ली की आंखों में उसे देखकर चमक पैदा हुई। हाँ, गुजर गया है। मालूमात तो मैंने बहुत पहले हासिल कर ली थी। वैसे तुम्हें 1 घंटा कह दिया था, चार्ली ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो ठीक है, बताओ कौन सी पार्टी मुलविस है? टाइगर ने इत्मीनान भरे अंदाज में कहा। सुनो, तुम नए आदमी हो, मेरा नाम दरमियान में नहीं आना चाहिए। चार्ली ने आगे की तरफ झुककर सर पर इस तरह हाथ पैरते हुए बात की जैसे अपने बिखरे हुए बालों को संवारना चाहता हो और टाइगर दिल ही दिल में हंस पड़ा। तुम फिक्र ना करो चार्ली, तुम्हारा नाम दरमियान में नहीं आएगा, टाइगर ने जवाब दिया और उसी लम्हे उसने कनखियों से देखा कि मुख्तलिफ मेजों पर बैठे हुए 3 आदमी उठे और बार से बाहर की तरफ चले गए। मास्टर टोनी ग्रुप इसमें मुलविस है, मैंने मालूम कर लिया है, चार्ली ने दुरुस्त मालूमात देते हुए कहा। और टाइगर उसकी इस अजीब किस्म की ईमानदारी पर हैरान रह गया कि अपने उसूल के मुताबिक उसने दुरुस्त मालूमात मुहैया कर दी थी, लेकिन साथ ही दूसरी पार्टी से रकम भी वसूल कर ली थी। अजीब डबल गेम थी चार्ली की। वैसे उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि इस मिशन के खत्म होने के बाद वो चार्ली को इस डबल गेम पर सजा जरूर देगा। मास्टर टोनी ग्रुप, ओ, वो ब्लू ड्रैगन बार और कैफे रुबात वाला, टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ वही, एक और बात भी बता दूं, ये लोग इंतहाई खतरनाक हैं, इसलिए मोहतात रहना। ऐसा ना हो
कि उनके हत्थे चढ़ जाओ। इंसानी जान को चींटी से ज्यादा अहमियत नहीं देते। चार्ली ने उसे समझाते हुए कहा, तुम फिक्र न करो चार्ली, मुझे उनसे बराह रास्त कोई दिलचस्पी नहीं। मैं भी तुम्हारी तरह मालूमात फरोख्त करता हूँ। 1000 रुपये अदा करके 10,000 रुपये वसूल कर लेना खासा मुनाफा बख्श काम है। टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ तो ये बात है, फिर तो वाकई मुझसे गलती हो गई, मुझे ज्यादा रकम तलब करनी चाहिए थी। चार्ली ने हंसते हुए कहा, इसका फैसला बाद में होगा कि तुमने सौदे में वाकई 1000 रुपया कमाया है या ज्यादा। फिलहाल इजाजत। टाइगर ने तंजिया लहजे में कहा और तेजी से उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चार्ली हैरत से आंख फाड़े उसे देखता रह गया। टाइगर दरवाजे से बाहर निकलकर तेजी से अपने मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ा, लेकिन अभी उसने चंद ही कदम उठाए होंगे कि अचानक 2 लंबे तड़ंगे आदमी सुतोनों की आड़ से निकलकर उसके पहलुओं में चलने लगे। खबरदार, हमारी जेबों में रिवॉल्वर हैं और हम एक लम्हे में तुम्हें ढेर कर सकते हैं, चलते जाओ। उनमें से एक ने कड़क लहजे में टाइगर से मुखातिब होकर कहा, क क्या मतलब? टाइगर एक लम्हे के लिए हकलाया, लेकिन फिर उसने कदम आगे बढ़ा दिए। अलबत्ता उसके चेहरे पर शदीद उलझन और हल्के से खौफ के आसार नुमाया हो गए थे। मतलब भी समझ में आ जाएगा, हमने तुमसे सिर्फ चंद बातें पूछनी हैं और बस, इसलिए ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं। पार्किंग में खड़ी नीले रंग की कार की तरफ खामोशी से चले चलो। उसी आदमी ने कहा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो एक सीधा सादा सा बिजनेसमैन हूँ। टाइगर के लहजे में खौफ की लर्जिश थी, लेकिन उनमें से किसी ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया और वो नीले रंग की कार के करीब पहुंच गए। वहां 2 आदमी पहले से मौजूद थे। उन्होंने उनके करीब पहुंचते ही कार के पिछले दरवाजे खोल दिए। पार्किंग चूंकि एक साइड पर थी, इसलिए उन्होंने अब अपने रिवॉल्वर निकाल लिए थे और फिर कार में बिठाने से पहले उन्होंने बड़ी फुर्ती से टाइगर के सर पर अचानक रिवॉल्वर का दस्ता दे मारा। टाइगर के जहन में ये दस्ता मारने वाली बात का तस्वुर न था। वो यही समझ रहा था कि वो उसे इस तरह बिठाकर ले जाएंगे, इसलिए ज़रब खाते ही वो साइड में गिरने लगा। लेकिन उसी लम्हे दूसरी तरफ उसकी कनपट्टी पर एक पटाखा सा छूटा और टाइगर का जहन हकीकतन तारीकियों में डूबता गया। और फिर शायद हिचकोलों की वजह से उसकी आंख खुल गई और दूसरे लम्हे वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो एक तेज रफ्तार मोटरबोट पर मौजूद था। उसके हाथ पीछे की तरफ करके बांध दिए गए थे और पैरों को भी मिलाकर रस्सी बांध दी गई थी। इस वक्त बोट में सिर्फ एक कप्तान मौजूद था जो मोटरबोट चलाने में मसरूफ था। टाइगर ने आहिस्ता से अपने जिस्म को खिसकाया और फिर वो बोट के जरा ऊंचे बेंच पर चढ़कर बैठ जाने में कामयाब हो गया। दूसरे लम्हे वो ये देखकर हैरान रह गया कि मोटरबोट खुले समंदर में इंतहाई तेज रफ्तारी से सफर कर रही थी। दूर दूर तक पानी ही पानी था। उसी लम्हे पायलट ने मुड़कर देखा और फिर टाइगर को यूं बेंच पर बैठे देखकर वो मोटरबोट चलाना भूल गया। ये बालम था, मास्टर टोनी का नंबर 2। कमाल है, तुम्हें होश भी आ गया और तुम उठकर बेंच पर भी बैठ गए और मुझे पता ही नहीं चला। बालम ने हैरत भरे लहजे में कहा, अगर मेरे हाथ आजाद होते तो तुम्हें इस वक्त पता चलता जब तुम समंदर में डुबकियां खा रहे होते। टाइगर ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा, गुड, खासे जीदार वाकई हुए हो।